हाय गाइस, कैसे हो आयुष? कि आप लोग अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में कुछ मचा रहे होंगे, मचाने की कोशिश कर रहे होंगे। तो आज हम आप लोगों के समक्ष एक अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हम करेंगे आप लोगों की समझ, ठीक है? तो आप हो दर्शक, दर्शक हो तो कॉपी पेन लेके अपने साथ में बैठना और इसके बाद आगे की कहानी को ध्यान से सुनना और इसके बाद उसको नोट करना। बस बैठे बैठे बस लेक्चर देख लेना, लेटे लेटे वो चीज़ नहीं चलेगी, ठीक है? तो बेसिकली आज हम लोगों को करना क्या है, वर्क एनर्जी पावर का एक टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है जो पावर, इसको आज हम लोगों को रीड करना है। हम लोगों ने इसके पहले वर्क के बारे में देख लिया है, सारी चीज़ें वर्क के बारे में सारी चीज़ें देख ली हैं, एनर्जी के बारे में सारी चीज़ें देख ली हैं, पावर के बारे में हम लोगों को देखना है, ठीक है? वर्क के बारे में मैंने कुछ न्यूमेरिकल कराए थे, ठीक है? एनर्जी के बारे में कुछ न्यूमेरिकल कराए थे बट मैं दोबारा कराऊंगा, ठीक है? न्यूमेरिकल और जो पावर के न्यूमेरिकल हैं वो पावर वाले चैप्टर को फिनिश करने के बाद, जैसे जो पावर वाला चैप्टर जो मैं पढ़ाऊंगा, पावर वाला चैप्टर पढ़ाने के बाद मैं एक लॉ बताऊंगा, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, जहाँ पे मैं बताऊंगा कि एक पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी होती है, एक पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी होती है, एक पॉइंट पे दोनों एनर्जी होती हैं और कैसे एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बल्कि एनर्जी क्या होती है, कंजर्व होती है। वो चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, तो ये अगले लेक्चर में देखेंगे। इसके पहले हम लोगों को आज पावर पढ़ना है, फिर एक साथ तीनों के न्यूमेरिकल एक साथ कवर करेंगे और वर्क पावर एनर्जी के न्यूमेरिकल को कवर करते करते आई थिंक वर्क पावर एनर्जी के न्यूमेरिकल जो चलेंगे कम से कम 5-6 लेक्चर चलेगा न्यूमेरिकल, ठीक है? तो उसमें हम सारे न्यूमेरिकल देखेंगे। तो चलते हैं अपने नए टॉपिक में। आज रीड करते हैं पावर के बारे में। बेसिकली तुम लोग क्या जानते हो पावर के बारे में? क्या कुछ जानते हो पावर के बारे में? कि अच्छा, कभी तुमने ये सुना है कि इसकी पावर हाई है, इसकी पावर लो है, ठीक है? ये सुना है कभी? या तुमने सुना होगा कि ये कितने वाट का बल्ब है, जैसे बोलते नहीं कि ये 80 वाट का बल्ब है, ये 100 वाट का बल्ब है, ये 120 वाट का बल्ब है, ये 0 वाट का, ये 5 वाट का बल्ब है, ऐसे कुछ करके सुना होगा। तो आज उसी के बारे में हम लोगों को क्या करना है, देखना है, ठीक है? तो पावर होती क्या है, बात को मेरी ध्यान से सुनना। मैं इस बात को स्टार्ट करूंगा एक कहानी के माध्यम से और देखते हैं, ठीक है? ऐसे समझो कि एक कोई तुम्हारे पास वृद्ध आदमी है और तुम्हारे पास एक कोई अच्छा नवयुवक लड़का है, ठीक है? तुम्हारे पास नहीं, तुम्हारे पास में खड़े हैं, ठीक है? तुमने दोनों को क्या किया, एक टास्क दिया। बेसिकली उन दोनों ने एक टास्क में पार्टिसिपेट किया। टास्क में कैसा पार्टिसिपेट किया? एक यहाँ पे क्या है कि यूथ खड़ा है, युवा लड़का है, यंग मैन है, ठीक है? कौन है? यंग मैन है। और जो दूसरा है ये क्या है कि एक ओल्ड पर्सन है। क्या है? ओल्ड पर्सन है, ठीक है? इनके पास एक टास्क आया कि टास्क ये है कि इनको यहां से इस पॉइंट तक पहुंचना है, दोनों को। कहां से? इस पॉइंट तक पहुंचना है। तो भाई जब ये टास्क आया तो इन लोगों ने चलना स्टार्ट किया, यंग मैन ने चलना स्टार्ट किया और यंग मैन ने इतनी जो डिस्टेंस थी, इतनी डिस्टेंस को यंग मैन ने 1 आवर में, मान लो 1 आवर में इस डिस्टेंस को कवर कर लिया। और ये डिस्टेंस कितनी थी? ये डिस्टेंस मान लो 6 किलोमीटर की थी, ठीक है? इतना बात को समझने की कोशिश करना, ठीक है? ऐसे ही क्या है कि ओल्ड पर्सन ने इस डिस्टेंस को चलना ट्रेवल किया और यही डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस? 6 किलोमीटर की डिस्टेंस कितने आवर में ट्रेवल की? 3 आवर में ट्रेवल की। तो अगर तुमसे कोई पूछेगा कि यहाँ पे पावर किसकी ज्यादा है, तो तुम क्या बोलोगे? किसकी पावर ज्यादा है? तुम्हारे मन में एक जहन में एक आंसर आएगा कि यंग मैन की पावर ज्यादा है और ओल्ड पर्सन की पावर कम है। ये तुमने कैसे सोचा? सोचा कैसे कि तुमने कहा कि ये 6 किलोमीटर पर्सन चल रहा था, ये भी 6 किलोमीटर चला है, ये भी 6 किलोमीटर चला है, ये 1 घंटे में ट्रेवल किया इतना, ये 3 घंटे में ट्रेवल किया इतना। तो कहीं ना कहीं हमको पता है कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? क्या होता है स्पीड इज इक्वल टू? स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मेरी बात को समझने की कोशिश करना। अगर मैं पहले केस में फॉर यंग मैन
यंग मैन, या इसको यहीं पे करते हैं कि अगर मैं यंग मैन के लिए स्पीड निकालना चाहूं, स्पीड फॉर यंग मैन, स्पीड फॉर यंग मैन, तो क्या निकालूंगा, डिस्टेंस कितनी है 6 किलोमीटर है, इसके बाद टाइम कितना है 1 आवर है, ठीक है, तो कितनी निकल के आई 6 किलोमीटर पर आवर निकल के आई। बात समझाई। इसके बाद अगर मैं स्पीड फॉर ओल्ड पर्सन निकालूं, किसके लिए, ओल्ड पर्सन के लिए स्पीड निकालूं, तो कितनी निकल के आई 6 किलोमीटर की वो थी, डिस्टेंस थी, 3 आवर में कवर करना था, अगर मैंने इसको डिवाइड किया तो ये कितना निकल गया 2 किलोमीटर पर आवर निकल गया। कहने का मतलब है कि ये 1 किलोमीटर में 6 किलोमीटर, 1 घंटे में 6 किलोमीटर जा रहा था, ये 1 घंटे में 2 किलोमीटर जा रहा था। तो यहाँ से क्या समझ में आई कि ये धीरे धीरे चल रहा होगा, ये लाइक ऐसे ऐसे चल रहा होगा, ठीक है, और ये क्या है कि जो यंग मैन है वो ऐसे चल रहा होगा, ठीक है, सिंपली इस चाल में चला जा रहा होगा। तो यहाँ से तुम क्या बोलोगे कि इसकी पावर ज्यादा होगी, इसकी पावर कम होगी, ठीक है, इतना ही तो बोलोगे, इसके अंदर कैपेसिटी ज्यादा होगी, इसके अंदर कैपेसिटी कम होगी, यही बोलोगे ना। तो अब यहाँ से ही पावर का कॉन्सेप्ट ओरिजिन होता है, कि यहाँ से ही पावर का जो वर्ड आता है उसका ओरिजिनेट होता है, यहाँ से पावर वर्ड ओरिजिनेट होता है। तो इसी को आज हम लोगों को देखना है। तो अब हम लोग चलते हैं अपने पावर वाले रियल कॉन्सेप्ट में कि पावर होता क्या है। एक छोटा सा टॉपिक है पावर का, उसी को हम लोग देखेंगे, इसके बाद आगे हम लोग फिर चलेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे पावर को। तो पावर क्या होता है, देखो होता क्या है, जैसे हिंदी में बताता हूं कि हम लोग बोलते हैं कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। कहने का मतलब है कि पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। इतनी बात समझ में आई होगी, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। हिंदी में अगर मैं इसको लिखूं तो लिखूंगा कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। पावर को हिंदी में कहते हैं शक्ति, ठीक है, शक्ति कहते हैं। कोई प्रॉब्लम इतने में, कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, नहीं हुई होगी, आई थिंक आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो कहने का मतलब है कि कोई आदमी कितनी देर में एक काम को कर पाता है। बात समझाई। जैसे ऐसे समझो कि एक आदमी है, और फिर से उसी एग्जांपल में चलते हैं कि जो यंग मैन था, जो ओल्ड मैन था, यंग मैन मान लो कि कोई एक मॉल पे पहुंचा, वही ओल्ड मैन मान लो कोई दूसरे एक ही उसी मॉल में पहुंचा। वहां से क्या है कि सब कुछ सामान लेके बाहर निकल रहे हैं। जो जब शॉपिंग मॉल से जो पार्किंग तक है, तो वहां तक जाने में यंग मैन ने कम टाइम लिया, ओल्ड मैन ने ज्यादा टाइम ले लिया। तो क्या हुआ वहां पे, यंग मैन ने काम भी उतना किया, ओल्ड मैन ने भी काम भी उतना किया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम ही है। यंग मैन के केस में भी उतनी दूरी चलनी है, ओल्ड मैन के केस में भी उतनी दूरी चलनी है, लेकिन फोर्स क्या है, दोनों के केस में फोर्स भी सेम है। जो लगेज है वो मान लो कि वो भी सेम है, ठीक है, तो फोर्स भी सेम लगा रहे हैं। किसमें, जिसमें शॉपिंग में करके जब जा रहे हैं, तो जिसमें उनका पूरा सामान पड़ा है, उसमें ट्रॉली में क्या है कि वो फोर्स भी सेम लगा रहे हैं। मतलब कहने का कि उनके पास एक क्या है, एक ट्रॉली है, ठीक है, उस ट्रॉली में दोनों यंग मैन ले लो या ओल्ड मैन ले लो, क्या है कि दोनों फोर्स क्या है, फोर्स दोनों क्या लगा रहे हैं, सेम लगा रहे हैं। कैसा लगा रहे हैं, सेम फोर्स लगा रहे हैं। और इसके बाद डिस्प्लेसमेंट भी उनका क्या है, डिस्प्लेसमेंट भी उनका सेम ही है, डिस्प्लेसमेंट भी उनका क्या है, सेम ही है। अब बस गलती कहाँ पे आ जाती है कि ये जो टाइम ले रहे हैं ना, यंग मैन जो टाइम ले रहा है, तो यंग मैन टाइम कितना ले रहा है, यंग मैन टाइम ले रहा है मुश्किल से 5 मिनट का, ठीक है। ओल्ड मैन कितना टाइम ले रहा है, ओल्ड मैन टाइम ले रहा है यहाँ पे 15 मिनट का, 15 मिनट। अब बताओ कहाँ पे दोनों मात खा गए, ये 5 मिनट, ये 15 मिनट का टाइम ले रहा है, मात कहाँ पे खा गया, ओल्ड मैन मात खा गया टाइम पे। तो बेसिकली
रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क तो दोनों सेम कर रहे थे, लेकिन जो रेट था वो ओल्ड मैन के केस में क्या था, ज्यादा था। ठीक है, रेट बोले तो टाइम, टाइम ज्यादा था, इस वजह से उसकी पावर कम आई। अगर टाइम कम होता तो पावर उसकी ज्यादा आती। बात समझे भाई? अगर किसी को 1 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में ट्रेवल करनी है, वो आराम से चलेगा। 1 किलोमीटर की दूरी अगर उसको आधा घंटे ट्रेवल करनी है तो वो क्या करेगा, जल्दी चाल में चलेगा। 1 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट में ट्रेवल करनी है तो वो क्या करेगा, और भाग के चलेगा। तो जब टाइम उसको बचाना है ना, 15 मिनट में कर रहा है, तो जब 15 मिनट में कर रहा है तो उसको भागना पड़ रहा है, तो वहां पे पावर ज्यादा नहीं लगेगी, ऐसा केस है। ठीक है, तो यही होता है पावर का कॉन्सेप्ट। तो अगर मैं इससे पावर के कॉन्सेप्ट को क्या करूं, इससे मैं फार्मूला बनाने की कोशिश करूं, तो क्या होता है, क्या बनाऊंगा, पावर। मैंने बोला था कि पावर इज इक्वल टू क्या होता है, डूइंग वर्क बोल रहा है, तो डूइंग वर्क अपान, ये क्या है, रेट है। रेट कहने का मतलब होता है कि अगर रेट लिख रहे हो तो कहने का मतलब है कि डूइंग वर्क अपान टाइम लिख सकते हो, डूइंग वर्क अपान टाइम। ये जो टाइम होता है यही क्या होता है, रेट होता है। क्या होता है, रेट को ही टाइम बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, टाइम होता है, तो मैंने लिख दिया। ठीक है, मतलब कहने का कि अगर रेट की बात कर रहे हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, तो बेसिकली रेट से अगर कुछ वर्ड आ रहा है तो वहां पे टाइम से क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो ये लिख दिया। ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब ये क्या हो गया, ये बन गया पावर का फार्मूला। तो पावर का फार्मूला अगर इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना चाहोगे तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डूइंग वर्क, तो डब्ल्यू अपान क्या हो जाएगा, टाइम, टाइम टी हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। बताओ, इतनी बात समझ आई, ये हो गया पावर का फार्मूला। अब ध्यान से सुनना, अगर पावर का फार्मूला ये है तो पावर की यूनिट क्या होगी, पावर की यूनिट क्या होगी। देखो, पावर इज इक्वल टू क्या मैंने बताया, वर्क अपॉन टाइम बताया। क्या बताया, वर्क अपॉन टाइम बताया। वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। क्या होती है, जूल होती है। और इसके बाद टाइम, समय की यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है। तो कहने का मतलब है कि यहां से क्या निकल के आ जाएगा, जो पावर की यूनिट निकल के आएगी वो निकल के आएगी जूल पर सेकंड। ठीक है, ये पावर की यूनिट होती है जूल पर सेकंड। ठीक है, इतनी बात समझ आई। तो यहां इसे ही नोट करना था, इसके बाद इसको नोट कर लो और आगे चलते हैं। बेसिकली पावर का यही कॉन्सेप्ट होता है, दैट्स इनफ। अब इसके कुछ एप्लीकेशन पार्ट में चलते हैं, कि जैसे हम लोगों को बोल दिया जाता है कि ये बल्ब इतने वाट का है, ये बल्ब इतने वाट का है, तो यहाँ पे कैसे, क्या इसका मीन क्या होता है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। इसके बाद ये पावर वाला टॉपिक हो जाए खत्म। देखो, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, यहाँ पे मैं थोड़ा और एक चीज बताना चाहता था। वर्क अपॉन टाइम होता है, वर्क का क्या फार्मूला होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर फोर्स आ रहा है तो फोर्स की जगह तुम क्या लिख सकते हो, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी भी लिख सकते हो। वहां से तुमको फोर्स निकालना पड़ सकता है। अगर वहां से तुमको फोर्स निकालना पड़ेगा, जैसे इसको मैं अगले पेज में लिखता हूं, इसके बाद वो उसे समझाने की कोशिश करता हूं। न्यूमेरिकल किस तरीके का क्रिएट होगा ये बताने की कोशिश करता हूं। न्यूमेरिकल किस तरीके का क्रिएट होगा। मैंने कहा कि पावर इज इक्वल टू क्या होता है, पावर को मैं पी से रिप्रेजेंट करता हूँ, कैपिटल पी से। ठीक है, मोमेंटम को भी कैपिटल पी से ही रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली पी बराबर क्या होता है, एम वी होता है। ठीक है, तो कहने का अगर तुमको रिप्रेजेंट ही करना है तो ये एक काम करो, मोमेंटम को स्मॉल पी से। जरूरी नहीं होता यार, देखो मैं तुमको एक बात बता दूं, ये जरूरी नहीं होता है कि तुम इसी चीज को इस चीज से ही डिनोट करोगे या रिप्रेजेंट करोगे। जैसे, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड तरीके होते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन के केस में एक स्टैंडर्ड तरीका बना दिया कि ई होगा, इसके ऊपर माइनस का चार्ज आएगा, प्रोटॉन के ऊपर पी प्लस का चार्ज आएगा, न्यूट्रॉन के ऊपर ये हो जाएगा। तो ये सब क्या होता है कि ये एक स्टैंडर्ड तरीका बना दिया और सब लोग इसे फॉलो करते हो। जब सब लोग फॉलो करते हो तो इसी तरीके इनको कन्वेंशनल मान लिया गया, मतलब कहने का कि इनको मान ही लिया गया है कि हाँ ये होता है। ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं होता है कि वहां पे तुम मोमेंटम को P1 P2 से ही लिखना पड़ेगा, नहीं लिखा तो गलत हो जाएगा।
लेकिन चूंकि सब लोग लिखते हैं तो वो तुमको भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर तो एक ही होगा ना। एग्जामिनर को थोड़ी ना पता है कि तुम वहां पे क्या लिख रहे हो। जैसे सपोज करो तुमने मन में सोच लिया कि मोमेंटम को मैं यस लिखूंगा, तो एग्जामिनर को सीधे पता है कि मोमेंटम यस होता है। एग्जामिनर को क्या पता है, मोमेंटम पी होता है। एग्जामिनर को पता है कि डिस्टेंस एस होती है, तो वो सोचेगा डिस्टेंस लिखा है, वो काट देगा नंबर, सिंपल सी बात है। देखो जब तुम किसी कॉपी को लिख रहे होते हो तो तुमको उस समय ये सोचना होता है कि मान लो एग्जामिनर को कुछ नहीं आता, तो मैं एग्जामिनर को कैसे समझा पाऊंगा। तुम्हारी कॉपी वहां पे एग्जामिनर के सामने समझा रही होती है, एग्जामिनर को तुम्हारे क्वालिटी को दिखा रही होती है। तो बेटर यही होता है कि तुम ऐसे आंसर को राइट करो कि जिससे एग्जामिनर को समझने में आसानी हो, ज्यादा क्रिटिकलनेस ना हो। नहीं तो क्रिटिकलनेस होने के चक्कर में क्या होता है ना, काट देते हैं वो लोग नंबर, ऐसी बात। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम होता है। क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम होता है। अब वर्क अपॉन टाइम होता है। अब वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। इसको मैं टी से लिखता हूँ, ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पे फोर्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन ऐसा भी आएगा जिसमें तुमको डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी निकालने को बोलेगा, तो क्या तुम डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी नहीं निकाल सकते। डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी निकालने के बाद क्या मिलेगा, फोर्स मिलेगा। उसी फोर्स को उठा के कहाँ रखना होगा, यहाँ रखना होगा, ठीक है, पहली सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन क्या बन सकती है कि मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो क्या है कि यहां से चलना स्टार्ट करती है, यहां से वो ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट करती है और यहां तक वो ऑब्जेक्ट क्या होती है, चली जाती है, और जाने जाते 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 ये एस डिस्टेंस कवर करती है, ठीक है। यहाँ पे जो इसकी स्पीड थी वो u बराबर क्या थी, 0 थी। यहाँ पे जो इसकी स्पीड थी वो v बराबर क्या थी, 25 मीटर पर सेकेंड थी, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या था, एक्सेलरेशन जो टोटल जर्नी में पता है मुझको 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का दे दिया गया है, ठीक है। तो उसके अलावा टाइम तुम निकाल लेना। क्या निकाल के लाओगे, टाइम निकाल लोगे ना। तो ये फला फला करके ऐसा ऐसा दिया है, ठीक है। तो क्या तुमसे अब मैं पूछ रहा हूं कि यहाँ पे बताओ मेरे को पावर क्या है मेरी। तो पावर निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, बेसिक फार्मूला, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वर्क अपॉन टाइम होता है तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट एस की वैल्यू निकालनी है। तुम्हारे पास ये सिनेरियो दिया है तो तुम क्या यहाँ से एस नहीं निकाल सकते, क्या क्या लगाओगे, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, यहाँ से एस निकाल लोगे, उसी एस को उठा करके यहाँ पे पुट कर देना, निकल जाएगा। ऐसे क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें आएंगी। सपोज करो कि एक कोई ऑब्जेक्ट होगा, उसको क्या करेगा, एक फोर्स लगाएगा, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा होगा, एक फोर्स इधर लग रहा होगा, एक कोई फोर्स लग रहा होगा, तो ये वाला फोर्स क्या इधर ही जाएगा ना। एक इसका इस वाले फोर्स का इस एक ये वाला कंपोनेंट निकलेगा, एक ये वाला कंपोनेंट निकलेगा। मान लो किसी थीटा एंगल में जा रहा है तो ये एफ क्या है, इससे थीटा एंगल बना रहा है, तो इधर की ओर क्या आएगा, एफ कॉस थीटा आ जाएगा, और इधर ऊपर की ओर क्या आ जाएगा, एफ साइन थीटा आ जाएगा, और इधर की ओर क्या है, एस है। तो एक बात बताओ, जब तुमको अब तुमको सपोज करो वर्क निकालना है, कौन सा वर्क निकालना है, तुमको ये वाला निकालना है जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो एफ कॉस थीटा क्या है, उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ना, तो यहाँ पे क्या रखोगे, एफ कॉस थीटा रखोगे, डिस्प्लेसमेंट एस होगा। एस की जगह सपोज करो यही सिनेरियो फिर दे देता, तो वहां पे यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s लगाते, यहाँ पे रखते, वन टाइम करते। ऐसी ऐसी चीजें दी होंगी तो तुमको क्वेश्चन घुमाने की कोशिश करेगा, लेकिन कितना ही घुमा पाएगा, उतने फार्मूले में घुमा पाएगा बस, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट हमेशा पकड़ने की कोशिश करो। जरूरी नहीं है कि वर्क अपॉन टाइम करके फार्मूला दे दिया होगा बस, ठीक है। इतनी बात समझे। मैं क्वेश्चन क्रिएट करने की बता रहा था कि कैसे कैसे पॉसिबिलिटीज बनती है क्वेश्चन क्रिएट करने की, जिससे तुम्हें आगे समझने में आसानी होगी, ठीक है। अब चलते हैं इसके यूजेज में, एप्लीकेशन में। इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है, जैसे एप्लीकेशन, जैसे सपोज करो अपने पास क्या है, 3 बल्ब है, क्या है, 3 बल्ब है। बल्ब है, एक बल्ब ये, दूसरा बल्ब है ये, तीसरा बल्ब है ये, ठीक है। 3 बल्ब है या 4 बल्ब मान लो, बल्ब 4, ठीक है। ये बल्ब है 100 वाट का,
और एक चीज बता दूं, उसकी जो पावर की यूनिट मैंने बताई थी, पावर की यूनिट क्या बताई थी मैंने, पावर की यूनिट बताई थी जूल पर सेकंड। क्या बताई थी? जूल पर सेकंड। तो यहाँ पे जूल पर सेकंड जो होता है, इसकी जगह एक यूनिट और होती है वाट। क्या होती है? वाट। बात समझ? वाट का मतलब होता है कि वाट एक साइंटिस्ट का नाम था, उन्हीं साइंटिस्ट के रेस्पेक्ट के नाम पे क्या रख दिया गया, इनकी यूनिट रख दी गई। ठीक है, तो पावर की यूनिट क्या होती है? जूल पर सेकंड आर वाट। अब मैंने कहा कि ये बल्ब, तीन बल्ब है, एक 100 वाट का बल्ब है, एक 70 वाट का बल्ब है, ठीक है, एक 120 वाट का बल्ब है, एक क्या है, 7 वाट का बल्ब है। अब अगर मैं बात करूं कि इनमें पावर किसकी ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा पावर किसकी होगी, तो तुम कहोगे क्योंकि पावर की यूनिट वाट होती है, तो वाट इसमें सब जगह वाट ही वाट लिखा है, तो कहने का मतलब ये तो पावर ही लिखी है। अगर ये पावर लिखी है तो ये 120 सबसे ज्यादा लिखा है, तो इसकी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। तो ऐसे लिखोगे कि बल्ब 3 की पावर सबसे ज्यादा होगी, इसके बाद किसकी पावर होगी, बल्ब 1 की पावर होगी, फिर इसके बाद किसकी पावर होगी, बल्ब 2 की पावर होगी, फिर इसके बाद किसकी पावर होगी, बल्ब 4 की पावर होगी। ये बात बताओगे? ठीक है। अब जब तुमने ये बात बताई तो कोई तुमसे पूछ रहा है इसका मतलब क्या है, ये वाट यहाँ पे क्यों लिखा है। तुमने सुना भी होगा कि बल्ब के पीछे वाट लिखा होता है, ये इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब सिंपल सा यही होता है कि एक सेकंड में क्या होता है, पावर क्या होती है, एक सेकंड में कोई बल्ब कितनी एनर्जी ले रहा है। समझ रहे हो बात को भाई? जब तुमको क्या होगा, जब तुम्हारे, तो क्या हुआ कि मैंने अभी उसमें एक फोन में मेरे कॉल आ गई थी, इस वजह से था। तो अब हुआ क्या यहाँ पे कि मैं यहाँ पे बता रहा था बल्ब 3 की जो पावर होगी वो सबसे ज्यादा होगी, बल्ब 1 की जो पावर होगी उससे कम होगी, और बल्ब 2 की पावर सबसे कम होगी, और बल्ब 4 की पावर सबसे कम होगी। सॉरी, बल्ब 2 की पावर बल्ब 4 के अपेक्षा ज्यादा होगी। इतनी बात समझ में आई? अब अगर इतनी बात समझ में आई है तो आगे हम लोग चलते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या लिखा होता है वाट। देखो वाट कुछ नहीं लिखा होता है, उसमें कहने का मतलब होता है कि बल्ब के पास बेसिकली एक सेकंड में कितनी एनर्जी जा रही है, बल्ब के पास एक सेकंड में कितनी एनर्जी जा रही है। तो अगर ये 100 वाट लिखा है, क्या लिखा है ये, अगर ये 100 वाट लिखा है, 100 वाट का मतलब होता है कि एक सेकंड में बल्ब के पास, मैं हिंदी में लिख रहा हूं, बल्ब के पास एक सेकंड में 100 जूल एनर्जी जा रही होती है, 100 जूल एनर्जी जा रही होती है, बल्ब 100 जूल एनर्जी ले रहा होता है, जा रही होती है। ध्यान से समझो मेरी बात को। 100 वाट का मतलब है कि बल्ब के पास एक सेकंड में 100 जूल एनर्जी जा रही होती है, या बल्ब 100 जूल की एनर्जी एक सेकंड में ले रहा होता है। यहाँ पे 70 वाट लिखा है तो इसका मतलब है कि एक सेकंड में 70 जूल बल्ब एनर्जी ले रहा है। यहाँ पे 120 वाट लिखा है तो एक सेकंड में 120 जूल एनर्जी ले रहा है। ये 7 वाट लिखा है तो एक सेकंड में ये 7 जूल एनर्जी ले रहा है। तो जितनी ज्यादा एनर्जी लेगा उतना ही ज्यादा वो एनर्जी का लॉस करेगा। अरे भाई ऐसे समझो कि मान लो तुम्हारे घर में क्या है कि कोई एक दो तीन तुम लोग भाई बहन हो, ठीक है। अब बेसिकली हुआ क्या कि जो बड़ा वाला है वो पैसे कम खर्च करता है, छोटा वाला उससे कम खर्च, सबसे छोटा वाला ज्यादा खर्च करता है। जो ज्यादा पैसे ले जाएगा घर से वो उतना जल्दी पैसे को कम कर देगा ना, खत्म कर देगा ना। पैसे भी कहीं ना कहीं से आ ही रहे होंगे, एनर्जी कहीं ना कहीं से तुमको मिल ही रही होगी। अगर ये 100 वाट वाला बल्ब है तो ये ज्यादा एनर्जी, 120 वाट वाला बल्ब है तो ये ज्यादा एनर्जी लेगा, और जब ज्यादा एनर्जी लेगा तो ये ज्यादा क्या करेगा कि जहां स्टोर होगी एनर्जी वहां से ज्यादा निकाल लेगा, तो वहां पे एनर्जी क्या हो जाएगी, डिफिशियंसी हो जाएगी। बात समझी? और उसी एनर्जी को तुम क्या कर सकते हो, फिर तुम किसी दूसरे काम में तो लगा नहीं सकते हो, नहीं लगा सकते ना। वही बात बोल रहा है, कहने का यही मतलब होता है कि बल्ब में अगर 100 वाट लिखा है तो इसका मतलब यही होता है बल्ब के पास एक सेकंड में 100 जूल की एनर्जी जा रही होती है, इतने बार। और यहाँ पे जैसे 7 वाट लिखा है तो बल्ब के पास एक सेकंड में 7 जूल की एनर्जी जा रही होती है। अब इमेजिन करो 120 वाट एक बल्ब है तुम्हारे रूम में, 120 वाट का लगा है, ठीक है। एक बल्ब है तुम्हारे रूम में, यही तुम 7 वाट का बल्ब लेके आए, ठीक है। तो ये 7 जूल की एनर्जी ले रहा है, ये 120 जूल की एनर्जी ले रहा है। अब तुम सोचो
कि एक सेकंड में 120 जूल की एनर्जी ले रहा है, ये एक सेकंड में 7 जूल की एनर्जी ले रहा है। अगर तुम एक सेकंड में ही देखो कि मैं यहाँ पे रूम में कितने बल्ब लगा सकता हूँ, तो क्या कितने बल्ब लगा सकते हो? 7 वाट के तुम इतने ही एनर्जी में कितने बल्ब लगा सकते हो? 120/7। कहने का मतलब है कि 7 एकम 7 5 7 49 17 बल्ब लगा सकते हो 7 वाट के। और 7 वाट के बल्ब 17 लगाने से क्या होगा? रूम तुम्हारा ज्यादा ग्लो करेगा। सिंपल सी बात, ज्यादा ग्लो करेगा कम ग्लो करेगा वो मैटर नहीं करता है, लेकिन यहाँ से एनर्जी तुम बचा रहे हो ना, इसी वजह से बोलते हैं कि एनर्जी को हमेशा बचानी चाहिए। और इसी वजह से होता है कि अब जो तुम्हारे पास जो और यंत्र होते हैं उसमें जो बिजली फ्रिज वगैरह होती है तो उसमें तो और ज्यादा वाट लिखी होती है, और ज्यादा पावर लेता है वो। तो इसी वजह से जो तुम्हारे मीटर की रीडिंग होती है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ रही होती है, वहाँ पे मीटर का बिल बहुत ज्यादा आता है क्योंकि तुम एनर्जी ज्यादा ले रहे होते हो। समझे ये बात? इतनी बात पता चली? तो यही होता है पावर का बेसिकली एप्लीकेशन। और इसके बाद इसके न्यूमेरिकल जो है वो हम लोग, मैंने बता ही दिया कि अगले उसमें करेंगे। पहले हम लोग सारे टॉपिक को खत्म कर लेंगे, फिर इसके बाद 4-5 लेक्चर में न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक। आई विश कि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई होगी। मैं एक बार रिकैप करा देता हूँ, पावर क्या होती है। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो बेसिकली पावर का फार्मूला क्या बन जाता है? वर्क अपॉन टाइम बन जाता है। मैंने बताया कि वर्क की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिख सकता हूँ। टाइम की जगह टाइम, तो अपॉन में टाइम रहेगा ही रहेगा। अब मैं फोर्स की जगह क्या लिख सकता हूँ? फोर्स निकालने के लिए तुमको हो सकता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी निकालना पड़े, एम ए निकालना पड़े, ठीक है। तो कई तरीके से फोर्स तुम निकाल सकते हो। तो फोर्स निकालोगे, फिर इसके बाद उसमें डिस्प्लेसमेंट रखोगे, अपॉन में टाइम से डिवाइड करोगे। अब जैसे डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया है, डिस्प्लेसमेंट ना देने के कई रीजन हो सकते हैं कि वो एक सिनेरियो दे दे जहाँ पे फला वस्तु इतनी वेलोसिटी से जा रही हो और इतनी वेलोसिटी में उसका दाइंड हो रहा हो, एक्सेलरेशन इतना हो, तो वहाँ पे कई सारी तरीके हटकंडे हो सकते हैं तो घुमाने के। तो वहाँ पे तुम क्या करोगे? यस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा दोगे, या वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s लगा दोगे। जो जैसा जो कुछ सिनेरियो होगा उसके हिसाब से लगा दोगे, वहां से एस निकाल दोगे। हो सकता है किसी एंगल में हो तो एफ कॉस थीटा या इंटू एस लगा दोगे, जैसा जो कुछ दिया होगा वैसे कर लोगे। तो ये चीजें होती है। इसके बाद एप्लीकेशन पार्ट में आए तो मैंने बल्ब का एग्जांपल दिया, यही जनरली एग्जांपल यूज होता है। इसके बाद मीटर वगैरह के एग्जांपल आते हैं। तो मीटर वगैरह के एग्जांपल आई थिंक 9th में नहीं है, वो 10th के इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में आते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग 10th में कवर करूंगा यूट्यूब में ही, तो उसमें हम लोग देख लेंगे। बाकी इतनी बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो अगर इतनी बात समझ में आई होगी, लेक्चर पसंद आया है तो लेक्चर को लाइक करो, लाइक कर देना। इसके बाद जो प्रॉब्लम हो कमेंट कर देना, ठीक है। और अगर और चीजें बेटर समझ में आ रही हैं बाकी लेक्चर भी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।